हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेक्चर आज BBA फाइनल ईयर और MBA सेकेंड ईयर के लिए है। इसमें हमारा कॉमन एक्ट है हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये दोनों क्लासेस के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इन दोनों क्लासेस के लिए इसे इकट्ठा ही स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले पता करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेच्युटी, कि ग्रेच्युटी होती क्या है। जब हम पूरा ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ग्रेच्युटी क्या है। The word gratuity has been derived from the word gratuitous, which means gift or present, कि means जो अपनी मर्जी से कोई किसी को गिफ्ट या प्रेजेंट देता है उसे बोलते हैं कि बहुत ही ग्रेच्युटियस उसने एक्ट किया है। तो मीन्स ग्रेच्युटी भी वही है कि अपने विल से अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय को कोई मॉनेटरी टर्म में कोई और बेनिफिट देता है तो हम उसे ग्रेच्युटी बोलते हैं। It is a lump sum payment made by an employer as a trial reward for his past service when his employment is terminated. ये means जब किसी एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयमेंट है टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब उसके रिटायरमेंट के टाइम में सुपरएनुएशन जो उसके एज आ जाती है उस टाइम पर जो एक लम्प सम अमाउंट एम्प्लॉय को देता है फॉर हिज पास्ट सर्विसेज, उसे हम ग्रेच्युटी बोलते हैं। एक्सटेंडेड एप्लीकेशन ये सेक्शन 1 में है कि कहाँ ये एक्सटेंडेड और कहाँ ये अप्लाइड है। It extends to whole of India, applicable to every factory, mine, oil field, plantation, port and railway company, every shop or establishment in which 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months. It means ये पूरे इंडिया में एक तो एप्लीकेबल है, ऊपर से हर फैक्ट्री में हर एस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल है। माइन, ऑयल फील्ड कोई भी हो या कोई भी शॉप या एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पर एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से किसी भी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दे सकता है या सभी को देता है। नेक्स्ट इज such as an establishment or class of establishment in which 10 or more employees are employed or were employed on any day of the preceding 12 months as the central government may by notification specify in this behalf। कि जो हमने कहा शॉप और एस्टैब्लिशमेंट का तो पॉइंट है ही, उसके अलावा भी कोई और एस्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे ऐड कर देती है उसके अंदर, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आ जाएगी जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में कॉन्टिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। फिर है एप्लीकेबिलिटी इफ नो एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड, कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस्ड अगर 10 से कम लोग हो गए हैं तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा। Once this act is applied to a shop or establishment, it shall continue to be governed by this act, even if the number of persons employed get reduced at a later date. कि मीन्स अगर एक बार ग्रेच्युटी एक्ट वहां पर अप्लाई हो गया है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे, तो चाहे उसमें उतने लोग हो चाहे 10 से कम लोग हो जाएं, तब भी ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल रहेगा। ये कोई ग्राउंड नहीं होगा उसकी एप्लीकेबिलिटी रिड्यूस करने का कि अब पहले जब ये एप्लीकेबल हुआ था 10 से ज्यादा लोग थे, अब 10 से कम है तो हमने ये ग्रेच्युटी एक्ट हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। एक बार जिस एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट लग गया वो लाइफ टाइम वहां पर लगेगा। फिर है एम्प्लॉय। अभी हम डेफिनेशंस करेंगे कि ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है। Any person employed on wages in any establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company और shop, कि कोई भी पर्सन जो वहां पे एम्प्लॉयड है वेजेस के लिए, जहां पे उसे काम करने के पैसे मिलते हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, माइन हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, ऑयल फील्ड हो, प्लांटेशन, रेलवे कंपनी, कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट हो, तो वो एम्प्लॉय अगर उसे वहां पे काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। To do any skilled, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work, whether the terms of such employment are expressed or implied। It means वो किसी भी तरीके का काम करता हो, अगर उसको वहां पे काम करने के पैसे मिल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में। दूसरी बात ये है कि वो चाहे किसी तरीके का काम कर रहा हो, स्किल्ड हो प्रॉपरली, सेमी स्किल्ड हो, मैनुअल वर्क कर रहा है, सुपरवाइजरी का कर रहा है, टेक्निकल काम कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के जो उसके टर्म्स है एक्सप्रेस्ड है चाहे इम्प्लाइड है। वेदर नॉट सच पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, मींस चाहे वो मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर है या नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा अगर वो वहां पर उसे काम करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस वर्क करने के लिए रेगुलर वेजेस मिल रही है। फिर है एक और है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन who holds a post under the central
by any rules providing for payment of gratuity। लेकिन इसके अंदर वो एम्प्लॉयज नहीं आएंगे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है या फिर वो किसी और एक्ट के अंदर या किसी और टर्म्स के अंदर ग्रेचुटी या उसके अलावा कोई इसी तरीके के जो बेनिफिट्स है रिसीव कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट एंड सुपर एनुएशन। अब इसके अंदर हम रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी भी डेफिनेशन हम सेकंड कर रहे हैं। वो है रिटायरमेंट मींस टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय अदरवाइज देन ऑन सुपर एनुएशन। मींस सुपर एनुएशन को छोड़कर किसी भी कारण से अगर रिटायरमेंट होती है तो वो रिटायरमेंट की डेफिनेशन के अंदर आएगी कि उसने चाहे अपनी एज कंप्लीट कर ली है या उसने अपनी सर्विसेज का जितना टेन्योर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब सुपरएनुएशन in relation to an employee means the attainment by the employee of such age as is fixed in the contract or conditions of services as the age or attainment of which the employee shall vacate the employment। कि means superannuation means जो एज एक सेट की हुई है, चाहे 58 इयर्स चाहे 60 इयर्स, जब वो एज पे आ जाएगा तो उसे अपने आप ही अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ेगा, जो भी उसकी है पोस्ट है उसे वेकेंट करना पड़ेगा ताकि कोई और पर्सन वहां पर एम्प्लॉय हो सके। उस टाइम पर उसकी सुपर एनुएशन के टाइम पे वो रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी सर्विसेज टर्मिनेटेड हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन वेजेस की, कि वेजेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्योंकि हमें ग्रेचुटी है जो हमारी वो हमारे वेजेस के ऊपर पे की जाती है। तो वेजेस की डेफिनेशन में हमारे क्या क्या आएंगे, ऑल एम्यूनेट्स विच आर अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉय व्हाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। कि कोई भी एम्यूनेट्स मीन कौन जो भी बेनिफिट्स या जो मनी है एक एम्प्लॉय को मिलती है काम पर या जब वो लीव पर होता है, एनुअल लीव विद वेजेस की कंडीशंस हुए कुछ भी हो, जो उसे अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिलती है जो भी, वो उसकी वेजेस की कैटेगरी में आएगा। In accordance with the terms and conditions of his employment and which are paid or payable to him in cash and includes DNS allowance but does not include any bonus, commission, house rent allowance, overtime wages and any other allowance। कि means wages की अगर हम बेसिक पे जिसे हम बोलते हैं उसके डेफिनेशन में सिर्फ वो वेजेस या वो सैलरीज आएंगी जो कैश में पे की जाती है या किसी और टर्म में जिसमें डीएनएस अलाउंस हमारी इंक्लूड होती है, लेकिन बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह इंक्लूड नहीं होते हैं उसके अंदर, ना ही कोई ओवरटाइम वेजेस जो ओवरटाइम सैलरी मिलती है वो भी नहीं उसके अंदर इंक्लूड होती। नेक्स्ट इज फैमिली। अब इसमें जो ग्रेचुटी है वो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करती है, जो एम्प्लॉय की फैमिली है। तो उसमें क्या है, फैमिली इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय शेल बी डीम्ड टू बी कंसिस्ट ऑफ, कि क्या क्या होना चाहिए फैमिली में। इन केस ऑफ अ मेल एम्प्लॉय, अब इसमें हमने फैमिली को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि मेल एम्प्लॉय की फैमिली में कौन कौन आएंगे, कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे, और फीमेल एम्प्लॉय की जो फैमिली है उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होंगे। तो मेल एम्प्लॉय में होंगे हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, वेदर मैरिड और अनमैरिड, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। मीन्स जो भी उसकी वाइफ हो वो खुद और उसके बच्चे आएंगे, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स आएंगे, the dependent parents of his wife and the widow and children of his predeceased son if any। उसकी वाइफ के मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी वाइफ के अगर वो पेरेंट्स उस पर ही डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पर, तो वो भी इसकी फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। और विडो वाइफ ऑफ हिज डिसीज्ड सन, अगर उसके सन की डेथ हो चुकी है और उसकी विडो वाइफ भी उसकी फैमिली की डेफिनेशन के अंदर, मेल एम्प्लॉय की फैमिली की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगी अगर वो उस पर डिपेंडेंट है और उसके बच्चे। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हरसेल्फ, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन। कि मींस उसके बच्चे, वो खुद और उसका हस्बैंड, ये सब उसमें फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। वेदर मैरिड और अनमैरिड, हर डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके भी डिपेंडेंट पेरेंट्स चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। द डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हर हस्बैंड, अगर उसके हस्बैंड के डिपेंडेंट मतलब उस पर डिपेंडेंट है उसकी सैलरी पर, तो वो भी उसकी फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। The widow and children of her predeceased son if any। जैसे मेल पे हमने मेल एम्प्लॉय के अंदर फैमिली के अंदर क्या था कि उसमें भी उसके सन के जो जिसकी डेथ हो चुकी है उसकी वाइफ और उसके बच्चे, वो भी इसमें यही है कि फीमेल एम्प्लॉय की फैमिली की डेफिनेशन में भी वो दोनों इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज कैन एडॉप्टेड चिल्ड्रन बिकम फैमिली मेंबर्स। की मीन्स अगर कोई पर्सन बच्चों मतलब उसकी फैमिली अपनी नहीं है लेकिन वो उसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, तो क्या वो इंक्लूड होगा फैमिली में या नहीं, उसकी क्या है कंडीशन इस एक्ट में।
where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family. कि मीन्स अगर उसका कोई भी जो भी जिस लॉ के अंडर वो आ रहा है वो उसे अडॉप्शन की परमिशन दे रहा है और उसने लॉफुली किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो बच्चा उसकी फैमिली की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। मीन्स जब उसकी फैमिली की बात होगी तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। And where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is under the personal law of the person making such adoption lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee. कि means अगर उसी का कोई बच्चा उसने किसी और को दे दिया है, मीन्स किसी और ने उसका बच्चा अडॉप्ट कर लिया हुआ है एम्प्लॉय का और वो लॉफुली किया हुआ है, पर्सन लॉ के अंदर अडॉप्शन हुई है, प्रॉपरली फाइलिंग वगैरह हो चुकी है उस चीज की, तो फिर वो जो चाइल्ड है उसकी फैमिली की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। वो बच्चा उसी का ही लीगल हायर माना जाएगा जिसने उसे अडॉप्ट किया है। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है इसके अंदर, हु इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी एंड व्हाई। कि मींस अब डेफिनेशन हमारी जो मेन थी वो हमने कर ली है अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रेच्युटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्यों एलिजिबल है, कि ग्रेच्युटी किस किस को मिलनी चाहिए। Gratuity shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than 5 years. It means gratuity उस पर्सन को मिलनी चाहिए जिसने अपनी जो सर्विसेज हैं कम से कम 5 years तक कॉन्टिन्यूअस दी हो किसी एस्टैब्लिशमेंट में। On his superannuation, on his retirement or resignation, on his death or disablement ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज। की ग्रेच्युटी इन सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है अगर उसने 5 years से ज्यादा किसी एस्टैब्लिशमेंट में अपनी सर्विसेज दी है और किसी कारण उसकी सर्विस टर्मिनेट हो रही है, चाहे सुपरएनुएशन के कारण हो रही है या वॉलंटरी उसने रेजिग्नेशन दिया है या रिटायरमेंट हुई है उसकी, या फिर उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हुई है, उस केस में भी ग्रेच्युटी उसे पेबल है एम्प्लॉय को। फिर है हु शुड गेट इफ एम्प्लॉय डाइज। He means gratuity किसे मिलेगी अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी तो। In the case of death of employee, the gratuity payable to him shall be paid to his nominee, or if no nomination has been made to his heirs and whereas such nominees or heirs are minor, the share of such minor shall be deposited with the controlling authority who shall invest the same for the benefit of such minor in such bank or other financial institution as may be prescribed until such minor attains maturity. It means अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हर केस में, जैसे हमने बोनस का भी किया था, आगे ईपीएफ अकाउंट का भी हमने जो एक्ट किया था उसमें भी यही था कि नॉमिनी हमने फाइल साथ में उसका नेम देना होता है कि इन केस हमारी डेथ मतलब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ पर उस डिसीज पर्सन के उस नॉमिनेटेड पर्सन को वो सारी अमाउंट मिल जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ग्रेच्युटी में भी आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि आपके बिहाफ पर किससे वो मिलेगा। लेकिन इन केस वो नॉमिनेशन उसने अभी नहीं भरा है, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो उसका लीगल हायर को मिलेगी। और अगर लीगल हायर अभी माइनर है तो उस केस में वो सारा जो अमाउंट है तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास उसका शेयर डिपॉजिट हो जाएगा और वो डिपॉजिट वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्वेस्ट करेगी उस माइनर के बेनिफिट के लिए जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता, तब तक कि वो अपनी 18 years ऑफ एज कंप्लीट नहीं कर लेता है। फिर है ग्रेच्युटी टू डिसेबल्ड एम्प्लॉयज की जो अगर डिसेबल्ड एम्प्लॉयज है उन्हें ग्रेच्युटी किस टाइम पर और किस तरीके से दी जाती है। Computing the gratuity payable to an employee who is re-employed after his disablement on reduced wages. कि means अगर कोई हमारा जो एम्प्लॉय है वो डिसेबलमेंट के कारण अपना जॉब छोड़ देता है और रीजॉइनिंग करता है, री-एम्प्लॉयड होता है, तो उसकी जो डिसेबलमेंट के बाद उसकी रिड्यूस्ड वेजेस होती है उस पर उसकी ग्रेच्युटी पेबल होती है, मतलब उस पर कंप्यूट की जाती है उसकी ग्रेच्युटी। His wages for the period preceding his disablement shall be taken to be the wages received by him during that period. It means जब उसकी वेजेस रिड्यूस कर दी जाती हैं तो उस वेजेस को रिड्यूस वेजेस को ही एज्यूम किया जाता है कि जब उसकी डिसेबलमेंट के बाद उसे वो वेजेस दी जा रही हैं कॉन्टिन्यूअस। And his wages for the period subsequent to his disablement shall be taken to be the wages as so reduced. और जब डिसेबलमेंट अगर किसी की हो जाती है तो ऑब्वियस है कि उसे रिड्यूस वेजेस ही मिलेंगे,
पहले जैसी वेजेस कई बार नहीं मिलती है किसी डिसेबल होने के कारण, अगर वो परमानेंट या पार्शियल भी हो तो इस केस में जो उसकी सैलरी है, जो उसकी वेजेस है, वो रिड्यूस हो जाती है और जो ग्रेच्युटी है वो भी उसी रिड्यूस वेजेस पर ही कैलकुलेट होती है, वो फुल उसकी जो पहले पे थी उस पर कैलकुलेट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी हाउ मच, कि अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि ग्रेच्युटी की अमाउंट किस तरीके से निकाली जाती है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट thereof in excess of 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of 15 days wages based on the rate of wages last drawn by the employee concerned। कि इसमें ये है कि आपने अगर 6 मंथ से ज्यादा कहीं पर काम किया है तो उसकी जो आपकी लास्ट ड्रॉन वेजेस है उसे 15 डेज के अकॉर्डिंगली हम करके इनटू जो आपके नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज हैं उससे मल्टीप्लाई करके आपकी ग्रेच्युटी की अमाउंट निकलती है। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है, जैसे सैलरी इज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, की जो हमने पहले भी इंक्लूड किया था कि वेजेस में क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो हमारी जो सैलरी लास्ट मंथ के लिए निकालनी है वो 26 डेज के अकॉर्डिंगली निकालनी है, जो 4 डेज संडेज की हम वो एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज की जो कि हमने निकालनी है सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस की मींस सबसे पहले ये लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है हमारी डिवाइडेड बाय 26 इनटू 15 की मींस हमने 15 डेज की सैलरी निकालनी है। जो भी हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसे 15 बाय 26 हमने कर देना है और उसे हमने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी ग्रेच्युटी की अमाउंट आ जाएगी कि कितनी ग्रेच्युटी पेबल है। फिर हाउ टू कंप्यूट वेजेस फॉर ग्रेच्युटी टू पीस रेटेड एम्प्लॉइज, की अगर किसी को पीस रेट पर कोई वेजेस मिल रही है तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी वेजेस की। इन द केस ऑफ अ पीस रेटेड एम्प्लॉय डेली वेजेस शैल बी कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो 3 महीने तक उसे जो एवरेज वेजेस मिल रही है पीस रेट पे अगर कोई है पर्सन तो उसकी एवरेज हम वेजेस निकालेंगे तो 3 मंथ्स की होगी। Immediately preceding the termination of his employment and for this purpose the wages paid for any overtime work shall not be taken into account, कि इसके अंदर हमारे ओवरटाइम जो हमारे जो भी पे मिलती है वेजेस मिलती है वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन जो भी ये जो है प्रीसीडिंग जो हमारे है टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के जस्ट 3 मंथ्स बिफोर जो उसकी एवरेज आएगी उसमें से जो हमारा ओवर टाइम है वो रिड्यूस करके जो भी उसकी बेसिक मतलब जो हमारी जो सैलरी निकलेगी वो उसकी सैलरी कंप्यूटेशन के लिए यूज होगी, जो उसकी ग्रेच्युटी निकालने के लिए यूज होगी, जिसे 15 बाय 26 से मल्टीप्लाई करें। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी फॉर एम्प्लॉइज इन सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई सीजनल एम्प्लॉयमेंट में है, सीजन मीन्स जो सीजन बेसिस पे फैक्ट्रीज होती है, सीजनल फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उसे ग्रेच्युटी किस तरीके से मिलेगी, उसकी वेजेस किस तरीके से निकलेगी। इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉयड इन अ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट एंड who is not so employed throughout the year, the employer shall pay the gratuity at the rate of 7 days wages for each season, कि मीन्स 7 डेज की जितनी उसकी निकलती है हर सीजन के अकॉर्डिंगली वेज उस बेसिस पे उसकी वो निकलेगी, ग्रेच्युटी कंप्यूटेशन होगी। तो आज के लिए अभी इतना ही करेंगे, इसके जो आगे का हम कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको जितना समझ में आया है आप उसे एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप साथ के साथ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेरीज लें ताकि आपकी प्रॉब्लम साथ के साथ सॉल्व होती रहे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर लिखें उसके बारे में। हम अपना इसका आगे का कंटिन्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन